दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो मुस्लिम दुनिया है, वह अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब हमको मुस्लिम दुनिया के अंदर एक नई उभरी हुई तस्वीर नजर आ रही है। और इस नई तस्वीर के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, वो दरअसल यह छोटा सा मुस्लिम देश है कि जिसको दुनिया यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानती है। पिछले कुछ वक्त में यूएई की तरफ से लगातार जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, उन्होंने बाकी दुनिया को तो हैरान किया ही, मगर खास तौर से दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। अब ये फैसले क्या हैं, पूरा माजरा क्या है, ईरान अमेरिका जंग के बाद यह जो बदला हुआ मिडिल ईस्ट है, ये क्या है, इन सारी ही चीज़ों को जानने के लिए हमें ज़रा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी उसके बराबर ही में मौजूद बेल आइकॉन मतलब कि घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें, तो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप लोगों को वह वीडियो फ़ौरन मिल सके। अब कहानी पर वापस आए, तो यह बात है 1965 और 70 के बीच की, कि जब हमारी इस दुनिया के अंदर यूएई नाम का यह देश नहीं हुआ करता था। इस पूरे इलाके पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। सिर्फ इसी इलाके पर नहीं, बल्कि आसपास में जो कतर है, बहरीन है, यह सब भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे। मगर जैसा कि उन्होंने दुनिया के बाकी इलाकों को छोड़ा, तो इस दौर में वह इस इलाके को भी छोड़ने का फैसला कर चुके थे। मगर जैसे ही ब्रिटेन ने इस इलाके में मौजूद यह जो 8 से 9 छोटी अलग-अलग रियासतें थीं कि जिनके ऊपर अलग-अलग खानदान राज कर रहे थे, इनको छोड़ने का फैसला किया, तो फौरन ही इनमें से एक अहम रियासत यानी कि अब्बू धाबी के हुक्मरान शेख ज़ैद बिन सुल्तान अन नहयान को यह खतरा सताने लगा कि अंग्रेज़ों के जाते ही न सिर्फ उनकी इस छोटी सी रियासत अब्बू धाबी पर, बल्कि आसपास की तमाम छोटी अरब रियासतों पर ईरान कब्जा कर लेगा। क्योंकि याद रहे कि लंबे वक्त से ही ईरान का यह दावा रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर यह सारी ही जो छोटी छोटी अरब रियासतें हैं, वो उसी का हिस्सा हैं और उसी को मिलना चाहिए। ईरान के अंदर बादशाहत का दौर था, मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, कि जो ऑलरेडी अंग्रेज़ों के जाते ही इन इलाकों पर चढ़ाई करने की तैयारियां शुरू भी कर चुकी थीं। दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी था, मतलब कि सऊदी अरबिया, वो भी अब इन इलाकों के एक बड़े हिस्से को अपने अंदर मिलाने की तैयारियां शुरू कर रहा था, क्योंकि उसका भी अब्बू धाबी की रियासत के एक बड़े इलाके पर अपना दावा था। शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने इन दोनों बड़े खतरों को देखते हुए सबसे पहले तो ब्रिटेन को ही ऑफर दिया कि अगर इन तमाम छोटी अरब रियासतों की हिफाजत के लिए ब्रिटेन अपनी फौज यहीं पर रहने देता है, तो उसको इसके बदले में भारी रकम दी जाएगी। मगर ब्रिटेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद पाकिस्तान से भी कांटेक्ट किया गया। अब पाकिस्तान पड़ोसी में मौजूद जो शाहे ईरान थे, उनको दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, तो इसीलिए उसने इस तरह के तो किसी ऑफर को नहीं माना। मगर हाँ, वो इस बात पर जरूर राजी हो गया कि उसकी फौज इन छोटी अरब रियासतों की जो फौज है, उसको ट्रेनिंग देगी। तो अब हुआ यह कि 1 दिसंबर 1971 का दिन, कि जो ब्रिटेन का पर्शियन गल्फ के अंदर आखिरी दिन था, उससे ठीक एक दिन पहले ईरान की जो नेवी थी, वो समुद्र के अंदर एक्सरसाइज कर रही थी। ईरान के बहुत सारे जो जंगी जहाज थे, वो समुद्र के अंदर बिल्कुल एक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे, कि तभी अचानक से कुछ जहाज़ों ने अपना डायरेक्शन बदला और पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद जो 3 टापू थे, 3 आइलैंड्स थे, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इनमें से एक को तुम कुबरा, एक को तुम सुगरा, तो एक को अब्बू मूसा के नाम से जाना जाता है। इनका नाम आप लोगों ने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान खबरों में भी कई बार सुना होगा। ये आज भी ईरान ही के कंट्रोल में है। जिस वक्त ईरान इन टापुओं का कंट्रोल संभाल रहा था, उस वक्त ब्रिटेन की कुछ आर्मी इस इलाके में ऑलरेडी मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी उसने कुछ किया नहीं। इसी चीज ने ही इस इलाके में मौजूद यह जो छोटी छोटी अरब रियासतें थीं और इन पर हुकूमत करने वाले जो अलग अलग अरब खानदान थे, इनके होश उड़ा दिए।
इन्होंने अब अपनी हिफाजत की खातिर बड़ी तेजी के साथ एक्शन लेना शुरू किया और शेख जैद बिन सुल्तान अल नहियान की लीडरशिप में यूनाइट होकर, मतलब एक साथ आकर, एक नए देश की बुनियाद रखने का फैसला किया। इसको नाम दिया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, मतलब जिसको आजकल हम लोग शॉर्ट में यूएई कहते हैं। इन टोटल 9 रियासतों में से जो 2 रियासतें थी, मतलब के कतर और बहरीन, वो इन सबके साथ नहीं मिल सकी क्योंकि वो ज़मीनी तौर पर इनसे काफ़ी अलग थी, समुद्र के बीचों बीच मौजूद थी, और फिर इनको अपने साथ मिलाने पर ईरान की तरफ से हमले का रिस्क भी ज़्यादा महसूस हो रहा था। मगर बाकी बची हुई जो 7 रियासतें थीं जो ज़मीनी तौर पर एक दूसरे से मिली हुई थी, वो एक साथ आने में कामयाब ज़रूर हो गई थी। इनके नाम हैं अब्बू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उम्मुल कुवैन, रासुल खैमा और फुजैरा वजूद में आने के बाद अब इस नए छोटे अरब देश ने बाकी अरब दुनिया का जिंदगी गुजारने का, रहने सहने का या फिर आगे बढ़ने का जो एक ट्रेडिशनल रास्ता था, उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया। इसने अपना एक अलग ही रास्ता चुना और इस नई बदलती हुई दुनिया में अपने आप को सबसे आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बहुत जल्द ही यूएई की यह सारी रियासतें ना सिर्फ दुनिया के सबसे एडवांस इलाकों में से एक बन गई, बल्कि खास तौर से इनमें से जो दुबई था, वो तो मानो दुनिया की जन्नत कहा जाने लगा। मगर साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो यूएई ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था, वो बड़ी ही तेजी के साथ तरक्की भी करता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो जो पुरानी कड़वाहट थी, उसको भी यूएई कभी भी भुला नहीं सका था। मतलब उसके जो पुराने दोनों बड़े दुश्मन थे, उनमें से सऊदी अरबिया से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी ना सही, लेकिन एक दूरी जरूर बनाकर रखी, जबकि दूसरी तरफ जो ईरान था, उसको तो दुश्मन ही समझा। पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद जिन 3 टापुओं को ईरान ने कभी अपने कंट्रोल में लिया था, वो आज भी इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की बुनियादी वजह है। और फिर असली कहानी तो 28 फरवरी 2026 को उस वक्त शुरू हुई कि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। जवाब में ईरान ने आसपास की तमाम उन गल्फ कंट्रीज को टारगेट करना शुरू किया कि जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिसेस मौजूद हैं। अब वैसे तो ईरान की यह जवाबी कार्रवाई आसपास के लगभग तमाम अरब देशों पर थी, मगर इनमें से भी जिस देश के ऊपर इन हमलों का सबसे ज्यादा बोझ पड़ा, वो कोई और नहीं बल्कि यही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था। और उसकी अहम वजह यह है कि ईरान यूएई को लेकर एक अलग सोच रखता है। ईरान का यह मानना रहा है कि बाकी तमाम अरब देशों पर उसके हमले इसलिए हैं क्योंकि वहां पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, लेकिन यूएई की जमीन पर सिर्फ अमेरिका के अड्डे ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि ईरान तो यूएई को इजराइल के सबसे पक्के दोस्त के तौर पर देखता है और अपने खिलाफ इस जंग में इजराइल का एक साथी समझता है। इवन ईरानी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग कभी कभी दबे अल्फाजों में यह कह भी चुके हैं कि वह इजराइल और यूएई में कोई फर्क नहीं करते हैं, वह दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं। ईरान की तरफ से यूएई के बारे में किए गए यह सारे दावे अब धीरे धीरे हम लोगों को सच होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे ही गल्फ कंट्रीज के ऊपर तेज हमले शुरू हुए थे, तो खास तौर से यूएई की मदद के लिए मानो पूरा वेस्ट आगे आ गया था। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सिर्फ यूएई की हिफाजत की खातिर अपने फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और न जाने कौन कौन सी चीजें उतार दी थी। लेकिन दोस्तों, अब के जबकि यह जंग खत्म हो चुकी है, तो कुछ दिन पहले ही एक ऐसी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने आई है जिसने खास तौर से अरब दुनिया के जो लीडर्स हैं, उनको अपने फ्यूचर के बारे में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकन मीडिया के जरिए से यह खुलासा हुआ है कि जिस वक्त यूएई के ऊपर ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, तो यूएई की हिफाजत की खातिर खुद इजराइल ही यूएई की जमीन पर उतर गया था। उसने इस जंग के दौरान ना सिर्फ अपना जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि आयरन डोम, उसको इस अरब रियासत की ज़मीन पर लगाया, इसको डिप्लॉय किया, बल्कि साथ ही अपने उन खास फौजियों को, उन खास एक्सपर्ट्स को भी यूएई के अंदर तैनात किया कि जो इसको मैनेज करते हैं। किसी अरब ज़मीन पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का लगना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और यह चीज यह भी दिखाती है कि जो यूएई और इजराइल हैं, यह दोनों सिर्फ आपस में दोस्ती नहीं है,
बल्कि यह इतने ज़्यादा करीब आ चुके हैं कि लंबे वक्त से ही इन दोनों के बीच में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हर मामले को लेकर एक अलग ही लेवल का कून ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही अब यूएई दुनिया का वो पहला देश बन गया है कि जहां पर अमेरिका और इजराइल के बाद या एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि इजराइल ने यूएई की हिफाजत उसकी ज़मीन के साथ साथ आसमान से भी की। जी हाँ, इस जंग के दौरान कई मौक़ों पर इजराइल की तरफ से ख़ास तौर से ईरान के उन ख़ास इलाकों में लगातार बमबारी की गई और उन मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया गया कि जहां से सिर्फ यूएई को टारगेट किया जा सकता था। आज से कुछ महीने पहले तक यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि इजराइल की फौज किसी अरब देश की हिफाजत के लिए आएगी। इसकी वजह वो खतरनाक दुश्मनी है कि जो पिछले 70 से 80 साल से अरब और इजराइल के बीच चली आ रही है, या फिर इजराइल का वो जुल्म सितम है कि जो उसने फिलिस्तीनियों के ऊपर किया है। और साथ ही साथ वो थिंकिंग, वो सोच है कि जो इजराइल को लेकर अरब दुनिया के तमाम आम लोगों के अंदर पाई जाती है। आम लोगों में इजराइल को लेकर पाए जाने वाले इसी विचार का ही नतीजा है कि ना तो इतिहास में किसी मुस्लिम देश ने इस तरह का इजराइल के साथ कोई ताबुन किया है, और ना ही आज के दौर में भी कोई मुस्लिम लीडर इस तरह की कोई हिम्मत कर पाता है। मगर जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यूएई और इजराइल की जो दोस्ती है वह तो एक अलग लेवल पर ही पहुंच चुकी है, और यह दोस्ती हमको यह चीज़ भी क्लियरली बताती है कि यूएई के अंदर इजराइल को लेकर जो विचार है, जो थिंकिंग है, वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब अगर यूएई की तरफ नज़र डालें तो उसका भी अपना एक नज़रिया है, अपना एक पर्सपेक्टिव है, और उसकी यह शिकायत है कि ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान अरब दुनिया ने या बाकी मुस्लिम दुनिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो इस बात से नाराज़ है कि जिस वक्त हमारे ऊपर हमले हो रहे थे तो कोई अरब देश तो ऐसा था कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर को उनका ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दे रहा था, तो कोई देश ऐसा था कि जो अमेरिका और इजराइल की तो मजम्मत कर रहा था, लेकिन ईरान की तरफ से जो हमारे ऊपर हमले हो रहे थे उसको कंडेम नहीं कर रहा था। तो वहीं कुछ अरब देश तो ऐसे भी थे कि जिनके ऊपर हमारी तरह खुद भी हमले हो रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो पूरी जंग में काफ़ी सॉफ्ट रहे। मतलब उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई भी ऐसी बड़ी और खतरनाक कार्रवाई नहीं की कि जिस तरह की कार्रवाई यूएई चाहता था। मोटे मोटे तौर पर देखें तो उसका यह कहना है कि किसी भी अरब या मुस्लिम देश से कहीं ज़्यादा उसकी मदद इजराइल और अमेरिका ने की है, जो जाहिर है उसकी बदलती हुई उन सारी पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करने के लिए है कि जो जंग के बाद हम लोगों को नज़र आ रही हैं। मतलब यूएई अब बड़ी ही तेजी के साथ एक ऐसे नए कैंप के अंदर जा रहा है कि जिस कैंप में मिडिल ईस्ट का बाकी कोई दूसरा देश नहीं है, और वह वो कैंप है कि जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका मौजूद है। इसीलिए तो उसने यह जंग रुकते ही सबसे पहले पाकिस्तान को दिए गए अपने पैसे वापस मांगे, जो जाहिर है यूएई की तरफ से इसीलिए मांगे गए थे क्योंकि वो पाकिस्तान से इसलिए नाराज था कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया के हद से ज्यादा करीब चला गया है, बल्कि उन दोनों के बीच एक डिफेंस पैक्ट भी हो चुका है। मगर देखिए कि दूसरी तरफ फौरन ही सऊदी अरबिया और कतर जैसे देशों ने पाकिस्तान को एक बड़ी रकम दी ताकि वो यूएई के वो पैसे वापस कर सके, क्योंकि सऊदी अरबिया को भी पता था कि अचानक से यूएई पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांग क्यों रहा था। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो अब यूएई ओपेक नाम की उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का भी फैसला कर चुका है कि जिसके जरिए से यह तमाम अरब देश दुनिया भर की जो ऑयल मार्केट है उसको मैनेज करते हैं। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करते हुए जो ऑयल के प्राइस होते हैं उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब यह जो ओपेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेनली सऊदी अरबिया की ही चलती है, उसी का इसमें दबदबा है, तो इसीलिए यूएई की तरफ से इसका छोड़ना सऊदी अरबिया के खिलाफ उसकी तरफ से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। किस्सा मुख्तसर यह है कि ईरान जंग के बाद जो अचानक से हालात बदले हैं, और उन हालात बदलने की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ नए ग्रुप, जो कुछ नए गुट बने हैं, उनमें एक ग्रुप तो वो है कि जिसमें आप लोगों को सऊदी अरबिया, कतर, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश नजर आएंगे,
तो दूसरा ग्रुप वो है कि जिसके अंदर यूएई और इज़राइल नज़र आएँगे और इन दोनों के अलावा मिडल ईस्ट की बाहर की कुछ ताकतें जैसा कि अमेरिका और इंडिया नज़र आएँगे। जबकि इन दोनों के अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको हम पहले से ही जानते हैं। मतलब ईरान वाला, जिसमें ईरान के साथ उसकी सपोर्ट से चलने वाले मिडिल ईस्ट के जितने भी ग्रुप हैं वो शामिल हैं। जैसा कि हिजबुल्ला या फिर इराक की जो शिया मलेशियाज हैं या फिर यमन के अंदर मौजूद ज्योति लोग हैं। तो साथियों, यह थी यूएई के इतिहास और उसकी बदलती हुई पॉलिसीज की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।